जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी ट्रेडमेन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो कि 2020 का है। आप देख सकते हो ये जो पेपर है वह मुजफ्फरपुर जो कि दानापुर के अंतर्गत आता है उसका पेपर है और यह जनवरी 2020 का पेपर है। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और ये जो प्रश्न है उसने व्हाट्सएप किया है तो उसकी जो पिक्सल है वो फट गई है तो इसको मैंने हैंड रिटन बनाया है और जो हैंड रिटन है उससे मैं आपको 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो चलिए उस पर चलते हैं और प्रश्नों को शुरू करते हैं। और इन सब का पीडीएफ जो है आपको वेबसाइट पे मिलेगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका पेपर जो कि हैंड रिटन है, आप देख सकते हैं। बाकी चीजें आपको बता दी गई है। जनवरी 2020 का पेपर है और ये ट्रेडमेन का पेपर है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेक्शन जो कि सामान्य ज्ञान जीके से है और जीके में आपका पहला प्रश्न दिया गया कि भारत में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या भी सबसे अधिक है। यदि हम बातचीत करें 4-5 राज्यों में तो मध्य प्रदेश में 526, ठीक है, 526 टाइगर हैं। ओके, और वहीं पर यदि हम कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर 524 टाइगर बचे हुए हैं, ठीक है। और जैसे कुछ राज्य हैं उनके मैं बता दूं आपको, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे आपको 442 टाइगर बचे हुए हैं। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको 229 टाइगर्स हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको 190 टाइगर हैं। असम, असम में आपको 167 टाइगर बचे हुए हैं। केरला, केरला में आपको 136 टाइगर बचे हुए हैं, ठीक है। और यूपी, यूपी में आपको 117 टाइगर बचे हुए हैं। तो ये कुछ जगह है जहां पर टाइगर हैं और उन सबकी संख्याएं हैं। तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि एक आध प्रश्न आपको इन रिजर्वों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट का उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश, जो कि बी में दिया गया है, ठीक है, कि भारत में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। तो फर्स्ट का बी उत्तर हो गया। ओके, आगे बढ़े। आपका सेकंड प्रश्न जो है वो दिया गया है, डैश वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्थात भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एस राधाकृष्णन देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2 का ए हो जाएगा। और आपको पता होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, आप जो टीचर्स डे मनाते हो, क्या मनाते हो? टीचर्स डे, ठीक है, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह जो है इनके सम्मान के उपरांत मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म है वह 5 सितंबर 1888 है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई वह 17 अप्रैल 1975 को हुई थी, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट ये बने। और 1952 से लेकर 1962 ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे और 1962 के बाद 1975 तक प्रेसिडेंट बने रहे, ठीक है। काफी है। उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का ए हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है कि भारत में मसालों का बगीचा कहाँ है। स्पाइस गार्डन हम लोग किसको कहते हैं? केरला को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, ठीक है। केरला को क्यों कहा जाता है? क्योंकि केरला में बहुत सारे मसाले, जैसे कि आप जान लीजिए अदरक, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, इलायची हो गया, काली मिर्च हो गया, जायफल हो गया, दालचीनी हो गया, इन सब का निर्यात किया जाता है। आप जानते हो इलायची, काली मिर्च, जायफल, ये सब मिलाकर आप गरम मसाले बनाते हो, ठीक है। यदि आप घर में गरम मसाले का प्रयोग करते हो तो इनको मिलाकर बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें पाई जाती है। और यहाँ पर ये सभी चीजें क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ की जो मिट्टी है वह जलोढ़ है और जलोढ़ मिट्टी में जो मसाले की खेती होती है वह अच्छे तरीके से होती है। तो इसी वजह से केरला फेमस है। और केरल शुरुआत से ही मसाले के लिए प्रसिद्ध रहा है। जैसे कि कुछ यूनानी आए थे, ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा आया था, तो वे सभी गरम मसाले यहीं से निर्यात किया करते थे, ठीक है। तो थर्ड का
बी उत्तर हो जाएगा केरला। आगे बढ़े। फोर्थ प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है। तो आप जानते हैं गीता फोगाट के संबंध में एक मूवी आई है आमिर खान की, ठीक है, दंगल। दंगल आप देखे होंगे। तो दंगल में क्या दिखाया गया है? कुश्ती दिखाई गई है, ठीक है। तो बताइए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर ये हो जाएगा रेसलिंग, कुश्ती, ठीक है। अब गीता फोगाट के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो सुन लो। गीता फोगाट का जो जन्म है वह 15 दिसंबर है, ठीक है, 15 दिसंबर 1988, और यह वर्तमान में कुश्ती प्लेयर हैं। और इन्हें सर्वप्रथम स्वर्ण पदक, यदि गोल्ड मेडल की बात करें, गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल इन्होंने 2010 में दिलाया था राष्ट्रमंडल खेल में। किसमें? 2010 होगा, राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है। और वहां से इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, जो भारत का प्रथम स्वर्ण पदक था, ठीक है, भारत का प्रथम स्वर्ण पदक कुश्ती में था, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हैं जो आपको जानना है। और ये जो रेसलिंग होती है वह किस तरीके की होती है? फ्री स्टाइल रेसलिंग, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती हैं, लेकिन गोल्ड मेडल जब उन्होंने हासिल किया था तो गोल्ड मेडल में उन्होंने फ्री स्टाइल स्टाइल रेसलिंग किया था, और उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की थी, ठीक है। तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेसलिंग, कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि अफगान की पहली लड़ाई डैश में हुई थी। तो अफगानों की जो लड़ाई थी, ठीक है, इसमें जैसे कि प्रथम लड़ाई वह 1839 से लड़ी गई थी और 1842 तक लड़ी गई थी, 1842 तक, ठीक है। ये जुलाई में स्टार्ट हुआ था, जुलाई 1839, और यह अगस्त 1842 तक चला। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश भारतीय, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन सेना जो थी वह अफगानों के साथ लड़ी थी, और इसमें ब्रिटिश इंडियन क्या हो गए? पराजित हो गए थे, ठीक है, और उन्हें फिर वापस आना पड़ा था। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, जुलाई 1839 टू अगस्त 1842। तो 5 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। छठा आपका दिया गया है कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द ब्लैंक ऑफ, अर्थात दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली जो है वह आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। मैंने अभी लास्ट जो सेट 4 था, सेट 4 में एक प्रश्न कराया था, वह गोमती नदी पर था, ठीक है। तो गोमती नदी के किनारे कौन स्थित है, बसा हुआ है? तो लखनऊ है। देखिए यहाँ पर गोमती का भी चर्चा किया गया है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को याद रखेंगे। और मैंने जो प्रीवियस सेट कराया है, 4 सेट कराया है, जो कि एस के पब्लिकेशन से है, और 4 सेट मैंने करा दिया है। तो उन सभी के लिंक आपको नीचे दिए रहेंगे, आप उसे भी देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है सरयू, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या, अयोध्या, ठीक है। और दिया गया है गंडक, तो गंडक जो है वह बिहार में है, और यहाँ आप मेनली लिख सकते हैं हाजीपुर, हाजीपुर, सोनपुर, ये प्रमुख सिटी हैं जो कि गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं और जो कि बिहार में है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का सी उत्तर हो जाएगा, यमुना नदी। आगे बढ़े। सातवां आपका दिया गया है कि बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाले फिलामेंट डैश के बने होते हैं। तो बिजली बल्ब में जो फिलामेंट प्रयोग में लाए जाते हैं वह टंगस्टन धातु के बने होते हैं। अब टंगस्टन धातु क्यों लिया गया? इसका वजह यह है कि इसका जो गलनांक है वह उच्च है, और उच्च गलनांक वाले चीजों का प्रयोग जो है बल्ब में किया जाता है, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होगा तो वह गर्म होगा, और गर्म होगा तो उससे प्रकाश निकलेगी, ठीक है, और उच्च ताप पर वह गले ना, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 7 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 8 आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो लार्जेस्ट बर्ड की बात की जाए, पक्षी की बात की जाए, तो उसमें आपका ऑस्ट्रिच आता है, जिसको हिंदी में शुतुरमुर्ग कहा जाता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग की यदि हम लंबाई की बात करें तो यह 2.75 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और इसके वजन की बात करें तो 150 केजी इसका वेट होता है। तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ऑस्ट्रिच, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 9 आपका दिया गया है कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है?
हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। ठीक है, तो ब्लैक प्रेसिडेंट के नाम से आपको कौन याद आते हैं? एक तो नेल्सन मंडेला जो कि सर्वप्रथम बने थे, और दूसरा बराक ओबामा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला उत्तर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। यहाँ पर देखिए दिया गया है सी में। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जो है वह 1994 से 1999 तक राष्ट्रपति बने रहे, प्रेसिडेंट बने रहे। ठीक है, और यह जो थे क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, राजनेता थे, और परोपकारी मनुष्य के रूप में इन्हें देखा गया है। ठीक है, और ये आपके एएनसी पार्टी से थे। एएनसी पार्टी कहने का मतलब है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो उस पार्टी से ये बिलोंग किया करते थे। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, नेल्सन मंडेला। ओके, 10 आपको दिया गया है कि भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना का आयोजन किया जाता है? सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी डैश ईयर। ठीक है, तो 10 साल, प्रत्येक 10 साल पे क्या होता है? भारत में जनगणना की जाती है। जैसे कि लास्ट आपका 2011 था, और अब जो है 2021 में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 ईयर, जो कि सी में दिया गया है, तो 10 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर ईयर आया ना, तो ईयर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव जो होता है वह प्रत्येक 5 ईयर पे होता है लोकसभा का। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव जो है वह प्रत्येक 5 साल पर होता है। एक प्रश्न ये भी आता है, जैसे कि एसएससी जीडी के एग्जाम में आया था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आप इन सबको याद रखेंगे। ठीक है, 11 दिया गया है, वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 स्टार्ट, अर्थात 1857 का आंदोलन किस स्थान से शुरुआत हुआ? देखिए 1857 का जो आंदोलन था वह एक उद्योग से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि गैरासीन शहर में एक कंपनी थी, और गैरासीन शहर जो है वह मेरठ में पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि कंपनी के लोगों ने सेना पर, सिपाहियों पर आक्रमण बोल दिया था, विद्रोह कर लिया था, और तब से जो है 1857 का युद्ध स्टार्ट हुआ। ठीक है, यह दिल्ली से 40 मील की दूरी पर है। मेरठ जो है वह दिल्ली से 40 मील की दूरी पर है, और सर्वप्रथम आंदोलन यहीं पर शुरू हुआ था, और वह शुरू हुआ था गैरीसन शहर से। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था मैं आपको डेट के साथ बताता हूँ। 10 मई 1857 को यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा, मेरठ। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया होता है, यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोन कॉल नहीं करें, आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रधानमंत्री नहीं है, तो उनके अनुरोध पर एक बार क्या हुआ था कि आपातकाल घोषित किया गया था। तो वो कब घोषित किया गया? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन, ठीक है, कौन थे? फखरुद्दीन। ठीक है, फखरुद्दीन अली। ठीक है, फखरुद्दीन अली जो थे, इन्होंने क्या किया था? आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, कब से कब तक हुआ था? 1975 से लेकर 1977 तक 21 महीने का आपातकाल चला था उस समय। और वजह क्या था कि उस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तेल का संकट आ गया था, और सूखा हो गया था इंडिया में। इसी वजह से उस समय क्या किया गया? आपातकाल की घोषणा की गई। कब की गई? 25 जून 1975। देखिए यहाँ पर दिया गया है ए में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 दिया गया है कि द्विज किन्हें कहा जाता है? द्विज मतलब होता है दोबारा जन्म लेना, और दोबारा जन्म लेना मनुष्य जीवन में संभव नहीं होता है। ठीक है, तो मनुष्य जीवन में द्विज कहने का क्या संबंध है? तो मनुष्य जीवन में एक बार आप तो फिजिकली पैदा होते हो माँ के गर्भ से, ठीक है, तो एक बार वो हो गया, और दूसरी बार आपको आध्यात्मिकता के थ्रू, ठीक है, जब आप पढ़ने जाते हो तो उसके थ्रू आपको नॉलेज दिया जाता है, और वहां पर आपका दोबारा जन्म होता है। ठीक है, तो ये किन्हें कहा जाता था? ये बहुत पुरानी बात है, और इन पुरानी बातों को जो है विभिन्न ग्रंथों से लिया गया है, और इसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आया करते थे। ब्राह्मण जो होते थे वह पूजा पाठ कराने में, या फिर शिक्षक, ठीक है, मूलतः पुजारी और शिक्षक की भूमिका इनका हुआ करता था। क्षत्रिय जो होते थे यह योद्धा हुआ करते थे, और वैश्य जो हुआ करते थे वह आपके व्यापारियों का समूह हुआ करता था। ठीक है, तो इनको आध्यात्मिकता दी जाती थी, और मूलतः आप कह लो तो उपनयन होता था। ठीक है,
इन सभी में क्या होता है? उपनयन। उपनयन का दूसरा अर्थ है जनेऊ। जनेऊ किया जाता है और जनेऊ जो है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ही चलता है। ठीक है, तो उस समय जब जनेऊ कराया जाता था तो उनको शिक्षा दी जाती थी, तो उसको कहा जाता था द्विज। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सुलोमित नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है सरिस्का अलवर, तो यह बिल्कुल सही है। सरिस्का अलवर जो है यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है और यह 1955 में स्थापित किया गया था, तो यह आपका पूर्णतः सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका दिया गया है पेंच गढ़वाल। तो पेंच गढ़वाल यदि ये मध्य प्रदेश में है तो बिल्कुल सही होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि पेंच जो है वह मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से यह महाराष्ट्र तक, कहाँ तक है? महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसका आइडिया थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, गढ़वाल आप देख लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है वाल्मीकि, जो कि हजारीबाग। ठीक है, तो वाल्मीकि जो है वह कहाँ पर है? चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पर क्या दिया गया है? हजारीबाग। तो हजारीबाग कहाँ चला जाता है? झारखंड में चला जाता है ना, तो यहाँ पर ये उत्तर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका दिया गया है नागार्जुन, जो कि श्रीशैलम, बिल्कुल सही है और यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यह आपका 3568 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है गढ़वाल, तो गढ़वाल में जो है वह कालागढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मुझे इन पे सस्पिशन है। गढ़वाल जो है, गढ़वाल गढ़वाल जो है कालागढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। वैसे उत्तर सी होगा, मैं कंफर्म यहाँ पर नहीं हूँ, तो आप देख लेना। ठीक है, यदि आपके नॉलेज में है तो आप कंफर्म कर देना कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूँ। 15 दिया गया है कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो आप जानते हैं सर्वप्रथम कौन गई थी? कल्पना चावला, जिनकी देहांत हो गई पृथ्वी पर उतरते समय। इनकी कहानी जो है हम पढ़ते आए हैं, इनकी जीवनी पढ़े हैं। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रही। ठीक है, इनका जन्म जो है वह 17 मार्च 1962 को हुआ था और मृत्यु 1 फरवरी 1 फैब को इनकी मृत्यु हो गई। कब? 2003 में, जब यह अंतरिक्ष से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रही थी, तभी इनकी मिसाइल में आग लग गई और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यदि हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में इन्होंने 31 दिन 14 घंटा और 54 मिनट बिताए। ठीक है, इतने दिन उन्होंने बिताया था और इन्होंने अप्रॉक्स 2 मिशन किया। एक मिशन किया था STS-87 और एक किया था STS-107। इन 2 मिशन में ये गई थी और इनका चयन जो हुआ था, सिलेक्शन, वह नासा के थ्रू हुआ था। कब? 1994 में। ठीक है, तो ये सारे डिटेल हैं कल्पना चावला के बारे में, आप इसे पढ़ लेना और बचपन से हम इनको पढ़ते आए हैं, तो ये मुख पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कल्पना चावला। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपका सेकंड सेक्शन, जो कि लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति है। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है यह आपके कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। जैसे कि मैंने CSF के रीजनिंग की वीडियो में बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आप देखना चाहते हैं तो वहां पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है सिस्टर, ठीक है, SISTER, ठीक है, इसके लिए दिया गया है 535301, ठीक है। फिर आपको दिया गया है अंकल, UNCLE, और इनके लिए दिया गया है 84670, ठीक है। और फिर आपको बॉय दिया गया है, ठीक है, और बॉय के लिए आपको 129 का प्रयोग किया गया है। आपसे क्या पूछा गया है? सन पूछा गया है, SON। तो देखिए यहाँ पर S के लिए क्या प्रयोग है? 5 प्रयोग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? S के लिए 5 आ गया। O के लिए देखिए, O के लिए आप यहाँ पर देखिए, O के लिए आपको 2 दिया गया है, तो क्या आ गया? 2 आ गया। और N के लिए देखिए, N के लिए देखिए क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, तो क्या आ गया यहाँ पर? 4 आ गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 524, ठीक है। कहाँ दिया गया? आपके B में दिया गया है, तो सेक्शन का उत्तर क्या हो गया? B हो गया, ठीक है। आगे बढ़े।
17 दिया गया है कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? देखिए, अरुण अरुण के माँ का पोता, ठीक है, की पत्नी। अब बताइए, अब अरुण की माँ का पोता है अर्थात अरुण उसके लिए क्या हो गया? पिता समान हो गया। और यहाँ पर बेटे की पत्नी क्या होती है? बहू हो जाती है। तो ये बहू हो गई, ठीक है, पत्नी बहू हो गई। और यदि हम पत्नी से अरुण का संबंध निकालें तो ये क्या हो जाएंगे? ससुर हो गए, ठीक है। ससुर देखिए कहाँ दिया गया आपको? ए में दिया गया है, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ऐसे ही कुछ संबंध निकाला जाता है। यदि आपको क्लियर है सभी चीजें तो आप आसानी से निकाल पाओगे। 18 दिया गया है, फाइंड द नंबर इन द सीरीज। श्रेणी के रिक्त अंक प्राप्त करने हैं आपको। यहाँ पर दिया गया आपको 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये आपका गायब है, ये आपको प्राप्त करना है। बताइए क्या संबंध मिल रहा है? ये आपका 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला टर्म देखना आपको, ये 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। क्या होता है 7 का स्क्वायर? 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49। कहाँ दिया गया है? सी में दिया गया है। तो 18 का सी उत्तर हो जाएगा। बस कुछ संबंध दिए गए होते हैं, छुपे होते हैं, उन्हीं को आपको निकालना होता है। बाकी आप देख लो, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। जितनी जल्दी आप प्रश्न को पकड़ोगे उतनी जल्दी आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। अब देखिए 19 दिया गया है कि वृक्ष की एक पंक्ति में वृक्ष दोनों तरफ से 5वें स्थान पे है। यदि ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में वृक्ष दोनों तरफ से, यदि हम शुरुआत करें 1, 2, 3, 4, 5, 5वें स्थान पे वृक्ष है। और फिर इस तरफ से भी 5वें स्थान पे, अर्थात 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल कितने वृक्ष हो गए? 9 वृक्ष हो गए, जिसमें कि 5वें स्थान से दाएं तरफ एवं बाएं तरफ से वो वृक्ष है, ठीक है। तो 19 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जेड के स्थान पर क्या सही होगा वो बताना है। बर्ड, एवल्स, मेन क्या होगा? अर्थात पक्षी जो है वह पक्षी वर्ग से बिलोंग करता है। तो आदमी किससे करता है? आदमी का जो साइंटिफिक नेम है वह है होमो सैपियंस। आपने पढ़ा है और कई बार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर भी किया है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 20 का ए हो जाएगा, होमो सैपियंस, ठीक है। 21 दिया गया कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि 4 ओम के हैं, 5 ओम के हैं और 20 ओम के हैं। ये आपस में समानांतर अर्थात पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो कुल प्रतिरोध क्या है ये हमें निकालना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू 1/R, ठीक है। जो भी पैरेलल में कनेक्ट होंगे उसको हम लोग 1/R1 के फॉर्म में लिखते हैं। अब जो यहाँ पर दिया गया है 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20, इन सभी का सम कर लेंगे। ये आपका हो गया 20, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ठीक है। तो 10/20 हो गया, कट गया ये आपका 1/2 निकल के आ गया, अर्थात 1/R इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना ओम हो गया? R इक्वल्स टू 2 ओम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 21 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 22 दिया गया है, डैश इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है शरीर में तो हमें एनीमिया हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो कि आपको B6 से प्राप्त होता है, विटामिन B6 से प्राप्त होता है। तो इसकी कमी से आपको एनीमिया होता है, ठीक है। उत्तर क्या होगा? एनीमिया, जो कि आपके सी में दिया गया है। तो 22 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 23 दिया गया है, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं। देखिए किसी भी डिजीज से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरक्षा कहा जाता है। देखिए इम्यूनिटी आपको बी में दिया गया है। तो 23 का
डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 24 दिया गया है अर्थराइटिस। ये जो गठिया बीमारी है, इसमें क्या होता है कि जो जोड़ होता है शरीर में, जैसे पैर का जोड़ हो गया, कहनी का जोड़ हो गया, घुटने का जोड़ हो गया, तो इन सभी में दर्द उखड़ता है, दर्द होता है, सूजन हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, जहाँ भी ज्वाइंट है उन सभी मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाता है, तो इसे कहा जाता है अर्थराइटिस। तो ये कहाँ होता है? सभी ज्वाइंट्स पे होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का डी उत्तर हो जाएगा, ज्वाइंट्स पे, जोड़ों पे। ठीक है, आगे बढ़े। 25 दिया गया है, एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र पाया जाता है। यदि मानव कोशिका की बात करें तो 23 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, कुल 23 पेयर पाए जाते हैं। अर्थात कितने हो गए यार? 2 टाइम्स कर दो, पेयर की बात की गई है तो 46 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। 25 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 22 पेयर तो कंफर्म होते हैं। ठीक है, और 1 पेयर क्या है? नर, और 1 पेयर मादा होता है, जिसकी वजह से चाइल्ड अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनकी चर्चा मैं कभी करूंगा विशेष वीडियो बनाकर। ओके, आगे बढ़े। 26 दिया गया है, यदि किसी झील की सतह की पानी जमने वाले हों तो उसके तल का तापमान कितना होगा? देखिए, झील जो होता है यदि ठंडे प्रदेश में है तो जहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा भी कम हुआ वह सतह आपका जम जाएगा। ठीक है, और तल में क्या होता है कि तल में आपको पानी पाया जाता है, तभी तो मछलियां जिंदा रहती है। अर्थात तल में क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का बी उत्तर हो जाएगा। ये सभी लॉजिकल चीजें हैं, ये आपको याद रखना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 27 दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वह किस रूप में इमिट होता है? तो वो आपके एक्स-रेज, रेडियो वेव्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप देखना, एक्स रेज। ठीक है, रेडियो वेव। ठीक है, नेक्स्ट आपका माइक्रोवेव, नेक्स्ट आपका गामा रेज, इन सभी रूप में इमिट होती है। देखिए कहाँ दिया गया है, न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक्सरे हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? 27 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बेसिक चीजें हैं, ये आपको 8th से लेकर 10th के बीच पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। 28 दिया गया है, डैश की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। विद द हेल्प ऑफ डैश सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है वह सोलर सेल की मदद से कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, आपको आप ये याद रखेंगे, सोलर सेल की मदद से। ठीक है, तो 28 का ए उत्तर हो जाएगा। जैसे सोलर कुकर वगैरह है वह कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, वो नहीं होंगे यहाँ पर जो है सोलर सेल की मदद से, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ भी सोलर की चीजें प्रयोग की जाती है वहां पर सोलर सेल लगाई जाती है छत पे, ताकि उस सेल से आपके जो एनर्जी है वह कन्वर्ट हुए और बैटरी में स्टोर हुए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 28 का ए हो जाएगा। 29 आपको दिया गया है, जस्ता और गंधक का यौगिक मुख्यतः डैश के प्रयोग में होता है। जिंक सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड एज, तो कॉमनली या कवकनाशी। ठीक है, कवकनाशी अर्थात फंगीसाइड। देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, कवकनाशी फंगीसाइड इसके रूप में प्रयोग में किया जाता है। तो 29 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड, इनमें से पुनः चक्रित किसे किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न, ये 6 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यह प्रश्न मैं आपसे आज करता हूँ। आज की वीडियो का यह प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे, लिखेंगे 30 और फिर जो उत्तर है वो आप कमेंट करेंगे। देखते हैं कि कौन से बच्चे सही सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, मुझे इंतजार रहता है आपके रिप्लाई का, तो रिप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि सल्फर हाइड्रोक्साइड पानी में विघटित होने से डैश बनाता है। देखिए, जब सल्फर ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो ये आपको एसिड रेन बनाता है। ठीक है, आप जानते हैं, आपने सुना होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ, SO2 plus H2O, इट फॉर्म्स H2SO3। ठीक है, ये बनाता है जिससे कि अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, और ये जो अम्ल वर्षा होती है उसको सल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरस एसिड, देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, सल्फ्यूरस एसिड।
तो 31 का डी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप घबरा सकते हैं, फंस सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरस एसिड होगा, ठीक है। तो 31 का डी उत्तर हो गया। कॉमनली जो मिस्टेक्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 32 आपको दिया गया है कि मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, अर्थात बार चुंबक के मध्य में डैश चुंबकत्व होता है तो 0 होता है, ठीक है। किसी भी बार चुंबक के सेंटर में जो चुंबकत्व होता है वह 0 डिग्री हुआ करता है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं मैग्नेट के, और वहीं ये जो बीच का सेंट्रल पार्ट होता है यह 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़े। 33 दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि का अधिकतम वेग डैश होता है। तो ध्वनि का जो सबसे अधिकतम वेग है वह सॉलिड में होता है। कभी भी सॉलिड में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। यदि आप पटरी पे कभी कान लगाओगे तो रेलगाड़ी बहुत दूर होने के बावजूद भी आपको आवाज सुनाई देती है। यदि हम एक एवरेज ले लें तो सॉलिड में जो एवरेज है वह 6000 मीटर पर सेकेंड माना गया है। यदि हम आपको बता दें मैक्सिमम जो है, मैक्स आपका कॉपर में है, ठीक है। और कॉपर में 64,020 मीटर पर सेकेंड है, और वहीं पर सबसे कम जो है वह स्टील में है जो कि 5940 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यदि द्रव में बात की जाए, लिक्विड में बात की जाए तो यह 1433 मीटर पर सेकेंड होता है, और गैस में बात की जाए तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है। हमारी आवाज जो है वह कुछ दूर तक जाने के बाद वैनिश क्यों हो जाती है, इसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। क्योंकि गैस में क्या है, बहुत ही कम प्रवाह है, ठीक है। तो 33 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 34 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी विषाणु से फैलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस स्प्रेड बाय वायरस। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है टाइफाइड, प्लेग, एड्स और निमोनिया। टाइफाइड, प्लेग और निमोनिया ये सभी बैक्टीरिया से फैलते हैं, जीवाणु से फैलते हैं। वहीं पर एड्स जिसका दूसरा नाम है HIV, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ये वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलता है, इसलिए 34 का उत्तर हो जाएगा सी, एड्स। 35 आपको दिया गया है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन, अर्थात ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, यह किसके द्वारा शो होता है, तो प्रकाश के ध्रुवीकरण से। पोलराइजेशन जो है सर्वप्रथम ढूंढा गया था 1678 में, ठीक है। 1678 में क्रिस्टियन ह्यूगेंस के द्वारा, ठीक है, क्रिस्टियन ह्यूगेनियंस के द्वारा ढूंढा गया था, ठीक है। इसने प्रक्षेपण किया था ध्रुवीकरण पे, और तब से प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का पता चला। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका डी सेक्शन जो कि मैथमेटिक्स है, और उसमें आपके 15 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है, 2 × 14 + 6 - 5। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा होगा, और सिंप्लीफिकेशन के थ्रू सर्वप्रथम क्या होगा, 2 × 20 - 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 × 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30। कहाँ दिया गया है, सी में। तो 36 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इन चीजों को याद रखना है। अब देखिए 37 दिया गया है जो थोड़ा सा वास्ट है, और यहाँ पर दिया गया है यदि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 9/8 ज्यादा पाया जाता है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा हार्ड है, इसमें क्या करना पड़ता है, आपको पहले एंगल निकालना पड़ता है, और एंगल का जो फॉर्मूला है वह है आपका n-2 × 180, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल की बात की गई है, तो हेक्सागोनल मतलब 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 180, अर्थात क्या हो गया, 4 × 180 इक्वल्स टू क्या हो गया, 720, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल निकालना है ना, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बताइए, 720/6 इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। यह आपका इंटीरियर एंगल निकल के आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में क्या कहा, 9/8 ना, तो 120 × 9/8, ठीक है। इसको काटिए, 2 टाइम्स कट जाएगा, इसको काटिए 30 टाइम्स कट जाएगा, इसको काटिए 15 टाइम्स कट जाएगा, तो 15 × 9 इक्वल्स टू 135, ठीक है। तो 135 डिग्री आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी और प्रक्रिया है कि एक्सटीरियर एंगल आप निकाल लीजिए।
इंटरनल और एक्सटीरियर जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 135 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 360 में 45 से भाग देना, क्योंकि आपका एंगल अब प्राप्त हो चुका है और जितनी बार में यह विभाजित हो जाएगा यह 8 टाइम्स में पूर्णतया कट जाएगा, तो उतना भुजा आपका पाया जाएगा। तो 37 का डी उत्तर हो जाएगा 8 भुजाएं। ठीक है, थोड़ी लेंथी प्रश्न है, इसे आप समझ गए होंगे। इसमें मेनली आपका जो है इंटीरियर एंगल्स निकालना पड़ता है। जब इंटीरियर एंगल्स ऐसे आपका निकल के चला आता है तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। 38 दिया गया कि हमें एलसीएम निकालना है 9, 12, 18 का। बहुत ही आसान है, निकालिए। 9, 12, 18 लीजिए। 3 टाइम्स में 3, 4, 6, फिर दीजिए 3, 1, 4, 2, फिर 2 से दीजिए 1, 2, 1, क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 36। कहाँ दिया गया है, ए में। 38 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। 39 दिया गया है, एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को 10 मीटर मापा गया है, नापा गया है, तब खेत का परिमाप क्या होगा। जब आपको साइड पता है, एक साइड जो है वह 10 मीटर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू भुजा होता है, साइड होता है, तो 4 गुने 10 इक्वल्स टू 40। कहाँ दिया गया है, ए में दिया गया है, तो 39 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, एक वृत्त की जो परिधि है वह 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि 88 मीटर, परिधि बराबर 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या हो गया 88 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, काटिए, ये 44, ये 2 टाइम्स। ठीक है, 2 इक्वल्स टू आर बाय 7, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 मीटर। मीटर दिया गया तो मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी में दिया गया तो 40 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 41 दिया गया है, इसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। 81 और 10 दिया गया है, ये आपके 1 टाइम, ये आपके 10 टाइम, 1/1:10 ढूंढना है, ये आपके ए में दिया गया है। 41 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आगे बढ़े। 42 दिया गया है कि 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05% क्या होगा। बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 150 इंटू 37/100 माइनस 1000 इंटू 05/100 क्योंकि डेसिमल यहाँ पे हटा रहा हूँ तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देख लो, 3 3 कट गए। अब इसे देख लो, 1 1 कट गए। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो गया 37 इंटू 1.5 माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका 55.5 माइनस 0.5 इक्वल टू क्या होगा 55। कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है, तो 42 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 43 दिया गया है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, उसके चारों ओर अंदर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, पहले उसकी एरिया निकाल दो। 100 इंटू 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 8000। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि इसके चारों ओर, देखिए ये तो आपका 100 और ये 80 है, अब इसके अंदर चारों ओर अर्थात 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, तो 20 मीटर सब में घटा दो, तो ये आपका 80 हो गया और ये आपका 60 हो गया। कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 4800। अब देखिए आपका जो एरिया दोनों निकल के आया, तो उसमें से घटा दीजिए, तो 8000 माइनस 4800। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका 00, ये आपका 2, ये आपका 32। तो यहाँ पर देखिए 3200 मीटर स्क्वायर जो है आपके ए में दिया गया है, तो 43 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 दिया गया है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी ना, पी आर टी इसी में डाल दीजिए। पी कितना है आपका 3000, आर कितना है आपका 5%। ठीक है, और टाइम कितना है 2। अब देखिए इससे ये काट लीजिए, क्या हो गया 30 इंटू 10 इक्वल्स टू 300। कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है, तो 44 का डी उत्तर हो गया। बहुत ही आसान है, आगे बढ़ें।
45 दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा करता है तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला होता है एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 बाई 6 माइनस 4। ठीक है, 24 बाई 2 इक्वल्स टू 12 डेज दिया गया है। चलिए देखिए दिया गया है 12 डेज आपके सी में दिया गया है, तो 45 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 46 दिया गया है कि राम ने बैंक से 50,000 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से लिए, 2 साल बाद बैंक को कितना रुपया लौटाना है। तो हमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है तो मिश्र धन लौटाना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो मूलधन आपको कितना है 50,000, अब ब्याज कितना है तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, इससे इसको ये कितना हो गया बताइए 50,000 प्लस 10,000। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 60,000 रुपीज जो है वह लौटाना है। कहाँ दिया गया है 46 के ए में दिया गया है, तो 46 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 47 दिया गया है, हल करना है आपको। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। 225 यहाँ पर 15 इंटू 15 कर दो 225 निकल के चला आएगा। 225 आपके सी में दिया गया है, तो 47 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 48 दिया गया है कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी ने भाग लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि 100% में से 60% फेल हुए अर्थात 40% इक्वल्स टू 400, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 400 इंटू 100 बाई 40। ठीक है, इससे ये कट गया 10 टाइम्स में पूर्णतया, तो 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 1000। कहाँ दिया गया है सी में, 48 का सी उत्तर हो गया। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने परसेंट फेल हुए और फेल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है तो वही पुट कर दीजिए ना, क्योंकि यहाँ पर 60% पास हुए, तो यहाँ पर क्या है कि 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40% जो कि फेल हुए, और फेल विद्यार्थी कितने हैं 400, तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना इसका 100%। ठीक है, यही मैंने प्रयोग किया है। मैंने इसे शॉर्ट में कर दिया इसलिए मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। 49 आपको दिया गया a प्लस बी इक्वल्स टू 10, b प्लस सी इक्वल्स टू 20 एंड c प्लस ए इक्वल्स टू 30। देन वैल्यू ऑफ a b c क्या करो सबको सम कर दो, a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस a इक्वल्स टू 10 प्लस 20 प्लस 30। अब यहाँ पर क्या है कि सभी चर पद जो है दो बार आ गई, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इन सब का सम 20 प्लस 30 50 प्लस 10 60। ठीक है, इससे इसको काटिए 30 टाइम्स में, क्या आया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30, जो कि यहाँ पर 49 के d में दिया गया, तो 49 का d उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना आसान। आगे बढ़े। अब देखिए 50 दिया गया है कि 41 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, यहाँ पर देखिए फार्मूला है कि Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब ये आपको n पता होना चाहिए। वैसे आप देख लीजिए 41 से लेकर 80 तक तो सभी सम संख्या कितनी होगी 20 ही होगी ना, 20 सम संख्या होगी। वैसे मैं आपको निकालना सिखा दूं तो tn निकालने का एक फार्मूला है, पहले tn निकालना एक फार्मूला है, आप वो देख लो। tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए tn अर्थात 80 तक कह रहा तो 80 हो गया a, और a कितना हो जाएगा यदि हम पहली सम संख्या लिखें तो पहली सम संख्या 41 के बाद 42 अर्थात a आपका 42 हो गया, प्लस n आपको नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी, 2 का डिफरेंस है। चलो अब इसे एक बार ना ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 42 प्लस 2n माइनस 2। अब बताओ क्या हो गया 80 इक्वल्स टू 40 प्लस 2n। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 80 माइनस 40 इक्वल्स टू 2n, तो ये हो गया आपका 40 इक्वल्स टू 2n, तो ये काट दो 20 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू 20 आ गया ना निकल के, सीख लिया आपने। चलिए ऊपर चलते हैं और इस फार्मूले में सभी वैल्यूज डाल देते हैं। n इक्वल्स टू 20 बाई 2 और 2 ये क्या है पहला डिजिट, तो पहला कितना है 42। ठीक है, और 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 10 हो गया और ये आपका 84 हो गया और ये आपका 19 हो गया।
90 इंटू 2, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। ये आपका 10, ये आपका 84 और प्लस ये आपका 38 हो जाता है, ठीक है। ये आपका 10 इंटू 122, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 122 इक्वल्स टू 1220 निकल कर चला आता है, जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 50 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 50 का 50 प्रश्न समाप्त होता है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लो। ट्रेडमिल में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं 2020 के एग्जाम में, ठीक है। अभी जनवरी में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछे गए थे, तो आप इसको कंठस्थ कर लो, याद करो। और आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.studyandupdates.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092। व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल अलाउड नहीं है, तो आप फोन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करें, वहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी आपको लिंक्स चाहिए पीडीएफ्स के, तो वो सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सभी चीज़ों का नॉलेज हो, वो जाने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।